इतवार 12 मई को पाकिस्तान ने बिलाखिर आईएमएफ के साथ एक मुआहदा कर लिया है, जिसका ऐलान इतवार की शाम काफ़ी देर से किया गया। ऐसे वक्त में जबकि 2 दिन पहले उनकी टेक्निकल टीम पाकिस्तान से चली गई थी और तकरीबन यही इतलात थी कि आईएमएफ ने कहा है कि या तो ये मुआहदा कबूल कर लें या आप ना करें, लेकिन आप हमारी जो शराइत हैं उनको कबूल कर लें। बिलाखिर वो मुआहदा एक तरह से हो गया है, उसकी हतमी मंजूरी तो होनी है आईएमएफ के बोर्ड से। आज हम इसी आईएमएफ के मुआहदे के बारे में बात करेंगे पाकिस्तान के मुमताज़ मुआशी उमूर के सहाफ़ी जनाब ज़ियाउद्दीन साहब से। ज़ियाउद्दीन साहब, अगर हम लोगों को कुछ बता सकें कि ये कोई 8 महीने से मुज़ाकरात जारी थे, फरवरी में भी ये शुरू हुए थे, फिर आप ये देखें कि इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में भी हुए थे। तो हुकूमत जो कह रही थी कि हम क्यों देर से ये मुआहदा करेंगे और उससे क्या फ़ायदा होगा, अभी जो तफसीलात सामने आई हैं आईएमएफ की एक प्रेस रिलीज की सूरत में, हम लोगों को क्या बता सकते हैं कि इमरान खान हुकूमत की, जिसके पहले वज़ीर ख़जाना असद उमर थे, जो अवाम को बता रहे थे कि हम आईएमएफ देर से क्यों जा रहे हैं और इन मुज़ाकरात को तूल क्यों दे रहे हैं, इससे हमें क्या हासिल होगा, तो असल में हमें हासिल क्या होगा? हाँ, नहीं, ये सोचने की बात है। अगर आप देखें, इस वक्त जो हमें कुछ आइडिया मिलता है इस एग्रीमेंट से, वो है आईएमएफ की कल की जो स्टेटमेंट है आईएमएफ की यहाँ पर, उससे अंदाजा होता है कि क्या हुआ क्या है। लेकिन चूंकि जब तक बोर्ड अप्रूव ना करे फाइनल इसको प्लान को, उससे पहले हमें पता नहीं होगा कि असल में की कंडीशनैलिटीज जो है वो कौन कौन से हैं। और लैंग्वेज में जो आईएमएफ की स्टेटमेंट है, प्रेस स्टेटमेंट जो है ना, उसकी लैंग्वेज काफी डेंस है। यानी उससे आप जूम आने मुबहम सा है कि हुकूमत चाहे तो उसको एज ए पॉजिटिव अचीवमेंट पेश कर सकती है। हो सकता है कि इसके पीछे ऐसी कोई पॉजिटिव अचीवमेंट ना हो। मिसाल के तौर पे उन्होंने रेफर किया है उसके मतलब टेरर फाइनेंसिंग के मुताबिक जी। तो उससे मेरे जहन में एक बात आती है कि एफएटीएफ के साथ कोई कंडीशन लगी हुई कि जब तक आपको एफएटीएफ वो नहीं देगा, क्लीन शीट नहीं देगा, उससे पहले आपको ये एग्रीमेंट जो है ना फाइनलाइज नहीं होगी। और दूसरी बात ये कि जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि भाई मार्केट विल डिटरमिन एक्सचेंज रेट, तो उसमें ये अभी तक समझ नहीं आई बात कि मार्केट डिटर्मिनेशन जो होगी एक्सचेंज रेट की, वो मैनेज डिटर्मिनेशन होगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसको मैनेज करेगा या विदाउट मैनेजमेंट होगी, टोटल फ्लोट होगी। यानी अगर आप देखें, इससे पता नहीं चल रहा है जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, उसमें उन्होंने ये जरूर कहा है कि जो स्टेट बैंक की जो आज़ादी है उसको यकीनी बनाया। तो उससे यही पता चलता है कि स्टेट बैंक ऑन इट्स ओन वो या तो उसको फ्लोट करेगी या उसको मैनेज करेगी, दोनों में से एक चीज करेगी। और क्या करेगी, जब तक फाइनल एग्रीमेंट सामने नहीं आएगा, बोर्ड की जो अप्रूवल जब तक ना हो जाए। और तीसरी बात ये कि इन्हें जो रेवेन्यू कलेक्शन की जो बात की है, उसमें उन्होंने प्राइमरी डेफिसिट को कम करके 6% तक लाने की बड़ी मैंने उससे काफी डिफरेंट किस्म के माने निकलते हैं। मिसाल के तौर पे प्राइमरी डेफिसिट का मतलब ये होता है यानी आम फंड में कि जो आपको वापस करने लोन उसको आप अलग करते हैं, उसके बाद जो खर्चा बचेगा उसको और अपने इनकम को आप कर देते हैं। और साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि डेवलपमेंट बजट आप कम नहीं कर सकते। अगर डेवलपमेंट बजट कम नहीं कर सकते और रीपेमेंट आप अलग कर दें, तो एक ही चीज रह जाती है, वो डिफेंस। तो डिफेंस क्या आया, आप डिफेंस को कट करेंगे। और ये जो इशू है डिफेंस कट करने वाली इशू, क्या आया है, ये आपने अपनी फौज से इसका अप्रूवल ले लिया है कि और खासकर जैसे कि सब जानते हैं, हम पिछले 40 साल से हरते जंग में,
इन्हें पहली अफगान वार, दूसरी अफगान वार, राय रास, रबुल फसाद, रदुल फसाद, जरबयाज, टीटीपी, और अभी पिछले 3-4 दिन में मुसलसल दहशतगर्दी के वाकयात। तो आप यू आर इन ए स्टेट ऑफ वॉर। तो अगर आप स्टेट ऑफ वॉर में हैं तो आपको वेपन्स चाहिए, और फिर वैसे भी पाकिस्तान 10th लार्जेस्ट वेपन परचेजर दुनिया में। तो मैंने, अगर आप डिफेंस बजट को कम करने वाली बात है, हालांकि उसमें स्टेटमेंट में ये बात नहीं, जिक्र नहीं, प्राइमरी डिफेंस डेफिसिट को उन्होंने आधा उसका डेफिनेशन दे दिया है कि भाई आप तो उसकी पेमेंट रीपेमेंट को निकाल दें, और साथ साथ ये भी कह दिया कि आप डेवलपमेंट बजट कम नहीं कर सकते। तो फिर इसका रह जाता है यही मैंने अपना डिफेंस। तो क्या आया डिफेंस को कट करेंगे या नहीं करेंगे? फिर तीसरी बात ये कि अगर आपने कोशिश की कि 6,000 अरब 6 ट्रिलियन रेवेन्यू कलेक्ट करने की, तो आया आपकी जो इकोनॉमी में क्या ये सलाहियत है कि इतनी रेवेन्यू कलेक्शन हो जाएगी? जैसे कि इस साल की जो कलेक्शन अगर आप देखें तो 4.5 के करीब पहुंचेगी शायद, तो उसके ऊपर आप जाके करेंगे 1,500 और, तो फिर हाउ डू यू डू इट? जबकि खुद IMF कह रहा है कि आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ जो है नेक्स्ट ईयर 2.3 की होगी। तो इस सिचुएशन 5.8 से आगे से भी कम, तो फिर मतलब कि रेवेन्यू कलेक्शन कैसे होगी? तो ये मसाइल हैं, जब तक आपको कंप्लीट इसकी जो प्लान हमें मिल ना जाए, कोई फर्म किस्म की पोजीशन ले नहीं सकते। लेकिन जो अभी तक हमारे पास तफसीलात हैं इस IMF मुआहदे की, उसमें क्या जो अफरात-ए-ज़र है उसका क्या होगा, आपके जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उसका क्या होगा, जो सरमायाकारी का माहौल या इन्वेस्टमेंट जो इन्वायरमेंट है उसका क्या होगा, जो बेरोजगारी है उसका क्या होगा, ये इन चीज़ों का नहीं, वो तो इन रिलेशन टू जो डिसाइड करते हैं एक्सचेंज रेट है जी। अगर एक्सचेंज रेट को अगर फ्लोट कर रहे हैं आप 142 आज है, अगर वो जाता है 175, तो देखें जैसे ही IMF का मुआहदा हुआ है उसके अगले रोज कल जो दो रुपए का की मजीद $2 डॉलर महंगा हुआ है, और स्टॉक मार्केट ने जिस तरीके से रिएक्ट किया है, कोई 800-900 पॉइंट नीचे चली गई है, वो क्या जाएगा? वही मैं कह रहा हूँ कि एक तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ना बढ़ जाएगी, ये सारे इनपुट जो है पैसे कैपिटल की, जब तक आप रेट ऑफ इन्फ्लेशन को सामने रखें और डिस्काउंट रेट है इंटरेस्ट रेट को देखें, तो कॉस्ट ऑफ मनी कैपिटल की वैल्यू जो है ना वो बढ़ जाएगी। फिर ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस 2 दफा पहले बढ़ चुकी है, अभी मजीद बढ़ाने की बात हो रही है कि 2 रुपए इंक्रीज करेंगे। IMF के इस मुआहदे में भी इसका जिक्र है कि जो यूटिलिटीज पे जो आपकी सब्सिडी है वो विड्रॉ करेंगे। तो यूटिलिटीज मतलब गैस, इलेक्ट्रिसिटी और कैपिटल, ये तीनों मेजर इनपुट्स हैं इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के। अगर आपने इंक्रीज कर दिया इन सब चीज़ों की, तो इन्वेस्टर जो है ना वो फिर हाथ रोक ले, तो वो उसके लिए बड़ी हाई रिस्क सिचुएशन हो जाएगी ना। मिसाल के तौर पे अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी बढ़ गई, तो परचेसिंग पावर जो है वो अगर आम आदमी में नहीं है, तो वो ये चीज़ें बना कर क्या करेगा? अगर ये रोकता है हाथ, तो वैसे ही जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो है हमारी बैटरी पिछले साल से, तो अगर ये इसका इम्पैक्ट पड़ेगा इनपुट्स की इंक्रीज का, तो और नीचे चली जाएगी, नेगेटिव ग्रोथ होगी लार्ज स्केल। अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्री में नेगेटिव ग्रोथ होगी, तो जॉब्स की जनरेशन जो है ना वो नीचे चली जाएगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट पहले ही पिछले 9 माह में काफ़ी बेरोजगारी बढ़ी है, और रात में सुन रहा था हाफिज पाशा को, वो कह रहे थे कि जो सूरत हाल है अगले साल कोई 50 लाख नए लोग खते गुर्बत से नीचे चले जाएंगे। और स्टैगफ्लेशन की बात की जी, एक तरफ तो प्रोडक्शन नहीं होगा, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन बढ़ेगा,
तो दैट वो स्टैगफ्लेशन मतलब कि ग्रोथ भी नहीं हो रही है, कीमतें भी बढ़ती चली जा रही हैं। तो ये वैसे भी जो है ना, अगर आप मैं पिछले आप 20-22 आपके जो प्रोग्राम्स हुए हैं उसमें एम्फेसिस रहा ये ऑस्टेरिटी, यानी बिल्ड किफायतशारी और बिल्ड टाइटनिंग करें आप। तो जब आप बिल्ड टाइटनिंग करते हैं, किफायतशारी करते हैं, तो वैसी ग्रोथ बढ़ जाती है, तो हमेशा यही हुआ है कि एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम वो प्रोग्राम्स कंप्लीट भी नहीं होते हैं। एक तो खैर पिछली दफा जो पीएम ने कंप्लीट किया था, एक दूसरा इससे पहले शौकत अजीज ने कंप्लीट किया था। तो उसके भी रीजंस थे। पहले जो उन्होंने कंप्लीट किया था वो स्टैंड बाई अरेंजमेंट था और फ्रंट लोडेड था। उन्होंने कहा था कि जब तक आप पूरे कंडीशंस पूरे नहीं करेंगे हम पैसे नहीं देंगे। तो उसको लामाला उन्हें करना पड़ा और उस जमाने में हमारी ग्रोथ रेट हो गई थी 2% थ्रू आउट दैट पीरियड। इस दफा जो है ना ऑयल प्राइसेस कम हुई थी पीएम के जमाने में, तकरीबन आधी हो गई थी। उसकी स्पेस मिली इनको, क्योंकि उन्होंने ऑयल प्राइस में उस लिहाज से मुल्क में उसकी कीमत कम नहीं की, तो उसका स्पेस उनको मिला। दूसरा ये कि डॉलर की को उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। इन दोनों की वजह से वो ग्रोथ मैंने इकोनॉमिक एक्टिविटी मुल्क में हुई। लेकिन इस वक्त जो है एक तो ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, एक्सचेंज रेट जो है ना वो नीचे जा रहा है, रुपये की वैल्यू नीचे जा रही है और दूसरे इनपुट जो है ना वो ऊपर जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर मुझे तो लगता है कि ऑलरेडी अगर ऑस्ट्रेलिया की प्लान पे जाएं आप, तो ग्रोथ रेट जो है ना 2.2% की जो उन्होंने प्रोडिक्शन की थी IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने भी कुछ ऐसी की है और एशिया डेवलपमेंट बैंक ने भी यही किया। तो फिर ग्रोथ रेट अगर कम हो गई तो फिर मतलब है कि जॉब्स और रेट ऑफ इन्फ्लेशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सारी चीज़ें और फिर इन्हें परेशानियां, जैसे कि पाशा साहब ने बताया कि 50 लाख वो नए लोग जो पहले हैं खते गुर्बत से, पावर्टी लाइन से, वो तो हैं ही, लेकिन 50 लाख मजीद लोग जो है वो उस खते गुर्बत से नीचे जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी एक तादाद है लोगों की आबादी की जो कि एक शदीद मुआशी मुश्किलात का शिकार होगी। और वो ऐसे वक्त में जबकि मुल्क के अंदर जो सियासी इस्तेहकाम और सियासी जमातों के दरमियान जो तजादात हैं, ख़ासतौर पर हुक्मरान जमात और हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान, वो दिन ब दिन जो है वो जो हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं एहतसाब की और नैब की और दूसरी, तो वो पहले ही बहुत ज़्यादा कशीदा हैं, उसमें ये सारी चीज़ें हैं। जहाँ तक मेरा यहाँ पहले कि पोजिशन पार्टी जो है ना उन्हें कुछ ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो मैनेजमेंट जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट उनकी जो होगी इस सिचुएशन में, वो उसकी वजह से आम पब्लिक में काफ़ी रिसेंटमेंट होगी, मेरी परेशानियाँ होंगी। वो हो सकता है कि लोग सड़कों में निकल आ जाएंगे हुकूमत के खिलाफ। अगर आप की परचेजिंग पावर से आप बच्चों के अपने स्कूल नहीं भेज सकते, लोगों की रोटी नहीं करा सकते, ट्रांसपोर्ट नहीं आप अफोर्ड कर सकते, हाउसिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर इलाज नहीं करा सकते। हाँ, तो फिर तो वो आम पब्लिक जो है वो बड़ी परेशान होगी और हो सकता है कि सड़कों पे निकले। मैं नहीं समझता सड़कों पे निकलेगी, लेकिन हो सकता है कि इम्कानात हों। तो ये तो यानी अपोजिशन को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन इसका जो नुकसान जो होगा ना वो कौमी यानी ओवरऑल जो सिचुएशन है मुल्क की वो बहुत ही क्रिटिकल हो जाएगी, क्योंकि आपको अफ़गानिस्तान से प्रेशर है आपके पास, हिंदुस्तान से प्रेशर है आपके पास, ईरान से प्रेशर है आपके पास, अमेरिका से प्रेशर है आपके पास। तो ये 4-5 प्रेशर्स में गिरे हुए और लाइव प्रेशर्स हैं, बड़ी क्रिटिकल प्रेशर्स हैं ये। तो उसको कैसे कोप करेंगे उस सिचुएशन में जबकि आपकी इकॉनमी नीचे जा रही होगी और मुल्क में जान की कैफियत होगी, तो आप इस सिचुएशन को कैसे इन्हें कोप करेंगे। फिर ये जो 3-4 दिनों में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ शुरू हो गई उसको कैसे हैंडल करेंगे। और फिर मुझे तो लगता है कि जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने जो रिस्क लिया था इन्हें एक ऐसी हुकूमत को जो ठीक ठाक चल रही थी उसको डिस्टर्ब करके 2017 से
एक अजीब किस्म की सिचुएशन यहाँ उन्होंने क्रिएट कर दी इस्टेब्लिशमेंट ने। उनका मकसद एक ही था कि भाई ये नवाज शरीफ को निकालो। मतलब है कि वो उसको और भी हो सकता है किसी और तरीके से भी कर सकते थे उसका हैंडल, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि हम इसको निकाल के किसी नए फेसेस को लेकर आ जाएं तो शायद उससे कुछ फ़ायदा होगा। और ये भी एक मेरे लोगों के जहनों में गलतफहमी थी, ख़ुद इमरान ख़ान को भी ये गलतफहमी थी, अगर मैं हुकूमत में आ जाऊंगा तो 200 बिलियन जो कहते हैं लोग बाहर हैं वो फ़ौरन आ जाएंगे, और 10 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग जो हो रही है वो बंद हो जाएगी, और टैक्स कलेक्शन में 8 ट्रिलियन का इजाफा हो जाएगा। लोग ज़्यादा टैक्स देंगे क्योंकि हाँ। हमारी ईमानदार हुकूमत है। तो लेकिन जो टैक्स का जो शॉर्टफॉल है इस साल वो रिकॉर्ड है। हाँ एक नहीं, तरह से हो सकता है कि न सिर्फ गलतफहमी इमरान को, इस्टेब्लिशमेंट को भी गलतफहमी ये हो कि भाई यही इनका मैंने एज ए फंड रेजर बहुत ही सक्सेसफुल रहे हैं इमरान खान साहब, शौकत खानम, और कॉलेज वगैरह उन्होंने बनाया है, और जब भी जाते हैं दुनिया में कहीं भी जाते हैं पैसे मिल जाते हैं। तो हो सकता है कि हमारी फ़ौज को, इस्टेब्लिशमेंट को ये समय जहन में आई हो बात कि अगर हम इनको लेकर आ जाएं तो हमारी जो वेपन के लिए जो पैसे चाहिए हमको, मैंने हथियारों के लिए तो उसको जो हमें कमोफ्लाज करना पड़ता है, उस पे जो हम स्पेंड करते हैं, उसके लिए ख़र्चे जो लेते हैं उसको हम पब्लिक में ज़्यादा दिखा नहीं सकते। तो हो सकता है इनके आने की वजह से वो उसमें भी फ़ायदा हो जाए आने के। लेकिन जिस सूरत हाल में हम खड़े हैं उसमें कोई रास्ता था इनके पास IMF के पास जाने के अलावा? हाँ नहीं, वही मसला तो यही हो गया था ना कि अगर आपकी टीम अच्छी होती, यानी इकोनॉमिकली एनलाइटेंड लोग होते, यानी पढ़े लिखे होते, इकॉनमी पढ़ी लिखी होती, इकॉनमी एकेडमिकली साउंड होते लोग, इकोनॉमिकली MBA हमारे असद उमर जो MBA हैं, मार्केटिंग के आदमी हैं, वो ज़्यादा मार्केटिंग के लिहाज से वो सोच सकते हैं। लेकिन ये टेक्निकल बातें जो होती हैं ना कि भाई किस चीज़ को, मिसाल के तौर पर टैक्स को ले लें आप, कि कुछ चीज़ों पर टैक्स बढ़ानी पड़ती है, कुछ चीज़ों में कम करनी पड़ती है, तो उसके लिए टू अचीव समथिंग बेटर देन द होल, तो वो समझने के लिए आपको इकोनोमेट्रिक्स के फार्मूलों को पता होना पड़ता है, मॉडल डेवलप करना पड़ता है आपको। वो इस किस्म का कोई टीम इनके पास नहीं थी। उनके पास वही थे सईद मुराद सईद वाले कि भाई 200 बिलियन आ जाएंगे तो 100 बिलियन हम उनके मुंह पे मारेंगे, 100 बिलियन इस पे मारेंगे, और फिर 100 बिलियन हमारे हाथ में होगी तो रीपेमेंट हम कर लेंगे, सारे कर्जे वापस कर देंगे, तो हम 1 करोड़ कितने 10 लाख घर बना लेंगे, जरूरत ही नहीं जॉब होगी, हाँ 50 लाख घर बना लेंगे। तो ये वाली सोच जो थी ना, उस किस्म की टीम को लेकर आए थे ये। और हो सकता है कि मुझे लगता है कि ख़ुद इमरान खान की भी अंडरस्टैंडिंग जो है इकॉनमी की वो बहुत ही सतही है, यानी वो सुनी सुनाई बात पे वो उसके बेसिस पे उन्होंने कंटेनर पे बैठकर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तकरीरें की। लेकिन जब ये आए हुकूमत में, अगर इनके पास कोई ट्रेन टीम होती, अच्छी टीम होती, यानी इवन एक चार्टर्ड अकाउंटिंग होता है जैसे सागदार साहब थे, तो हो सकता था कि वो इधर उधर, हो सकता था कि वो इमीडिएटली IMF में चले जाते, अगर वो देखते कि भाई हमारे पास तो कोई ज़्यादा स्कोप नहीं है तो चलो IMF चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना गलतफहमी थी कि हमें जो मैंने अफसानवी जो चीज़ें इन्होंने बनाई थी वो, दूसरा इन्होंने पहले ही कह दिया था कि हम IMF में, उन्होंने इमरान साहब ने कहा था कि मैं मर जाऊँगा लेकिन IMF में नहीं जाऊँगा, तो ये उसको भी इमीडिएटली वो उसके ख़िलाफ़ तो जा नहीं सकते थे। तो उन्होंने पूरी मेरे ख्याल से पार्टी ने और फिर असद उमर ने मिलकर सोचा होगा कि अगर हम कोई दूसरे तरीके सोचें ताकि हम IMF के पास ना जाएं, वो उसके लिए ये उनको शायद इमीडिएटली पैसे मिल गए थे सऊदी अरब से, UAE से और चीन से, तो उससे शायद इनकी और भी कुछ हिम्मत बन गई कि भाई चलो हमसे स्केप कर जाएंगे। उसके बाद उन्हें अंदाज़ा हुआ कि भाई ये तो हमें कंडीशनैलिटीज़ जो हैं वो उसको ही हम उसको कम कर लें, यानी जो कंडीशनैलिटीज़ IMF कह रहा है कि भाई ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तो उन्होंने कहा चलो ये नहीं कर सकते तो ये कर लें। उसके लिए इन्होंने नेगोशिएशंस किए, लेकिन चूँकि अगेन इनके पास कोई टेक्निकल टीम नहीं थी, उसमें भी वो फेल हो गए। मिसाल के तौर पे स्टेट बैंक का गवर्नर थे तो वो जर्नलिस्ट थे, सिविल सर्वेंट थे,
ये बिहार का जो चीफ थे वो भी जर्नलिस्ट थे, वो भी सिविल सर्वेंट थे। खुद असद उमर के पास भी कोई टेक्निकल एबिलिटी नहीं थी। ये तीनों मिलकर जो है ना वो चीज़ें, इन्हें उनकी जो लैंग्वेज थी आईएमएफ के साथ बात करने की, वो दो पैरेलल पे थे। वो ये कुछ कह रहे थे और आईएमएफ कुछ कह रहा था। आईएमएफ जो कह रहा था ये इनके समझ में नहीं आ रही थी बात, ये कह रहे थे आईएमएफ के समझ में नहीं आ रही थी बात। इसीलिए एक स्टेज पे जो है ना शायद खुद आईएमएफ की रिक्वेस्ट पे टीम को चेंज किया गया। तो अब बात यह है कि इस सिचुएशन में तो अक्सर लोग ये कह रहे हैं कि बजाय इस बात के कि ये आसान शराइत पर ये डील करते, इन्होंने वक्त ज़ाया करके पाकिस्तान की मुआशी हालत को इतना कमज़ोर कर लिया कि जो वो सख्त शराइत वो जो चाहते थे उसी पे फिर मजबूरन उनको कबूल करना पड़े, और बजाय मुज़ाकरात के उन्होंने एक डॉटेड लाइन पे दस्तखत कर दिए। जो है असल में अगर शुरू में कर लेते तो एक यूफोरिया था, हो सकता है नए नए आए हाँ थे, हो सकता है आईएमएफ भी इस गलतफहमी में कि भाई ये अच्छी खासी लोग आए हुए हैं मकबूल लोग हैं। तो इनको कंसेशंस दो। हो सकता है कि वो कोई आसान किस्म की कंडीशनलिटीज़ रखते, लेकिन जैसे जैसे वो देखते चले गए कि भाई ये तो इनके पास कोई मैनेजमेंट इकोनॉमिक मैनेजर ही कोई नहीं है, तो फिर वो वक्त भी गुजरता गया। फिर एक स्टेज ऐसी आई कि लीव इट और टेक इट और लीव इट वाली बात हो गई थी, जो हुई थी पिछले संडे कि भाई या तो आप एक्सेप्ट करें या हम ना एक्सेप्ट करें। तो अब बात यह है कि इस वक्त जहाँ पर हम खड़े हैं, जो इनके जो वादे वईद थे पाकिस्तान के अवाम से, 50 लाख घर हम बनाएंगे, 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे, तो जिस तरह का मुआहदा उन्होंने किया है, जिस तरह का मुआशी माहौल मुल्क में मौजूद है, जिस तरह के इलाके के अंदर जो तज़ादात हैं और झगड़े हैं, ईरान और अमेरिका के जो मसाइल हैं, चीन और अमेरिका के दरमियान एक ट्रेड वार शुरू हुई है, इस पूरे के मौजूदगी में ये जो वादे वईद इन्होंने किए थे, क्या होगा उनका? बहुत ही खतरनाक। यानी एफएटीएफ को भी देख लें आप, अभी उसका फैसला एफएटीएफ का जो प्रेसिडेंट है ना, हाँ, वो 2 दिन अमेरिकन के है। मुज़ाकरात अभी हाँ वो अमेरिकन है, कल से शुरू हो रहे हैं। जी जी वो अमेरिकन है जो उसका जो चीफ है, हाँ और वो है ट्रेजरी का आदमी, उनके यूएस ट्रेजरी का आदमी रिलेटेड टू टेररिज्म, टेरर फाइनेंसिंग। तो एक तो वो बहुत ही हॉस्टाइल है अमेरिका इस वक्त हमारे खिलाफ। दूसरा जो है वो है वाइस प्रेसिडेंट है ऑस्ट्रेलियन। ऑस्ट्रेलिया इस वक्त जो है ना इंडो पैसिफिक जो ग्रुप बन रही है उसका चीफ है वो, यानी एंटी चाइना है लेकिन आप ले लें उसका एंटी पाकिस्तान है सही। तो वो भी हॉस्टाइल है। तीसरा हिंदुस्तान भी है वहाँ पर। हिंदुस्तान ने वो तो चेयर already- है वो एशिया हाँ, पैसिफिक ग्रुप का। हिंदुस्तान ने तो डिक्लेयर किया हुआ है कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट करेंगे। तो देर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि जो रिजल्ट निकलेगा वो रिग्ड इलेक्शन रिजल्ट निकलेगा, यानी मे बी पाकिस्तान ने सारी कंडीशन शराइत पूरी भी कर ली हों तब भी। तो फिर भी वो सज़ा, अगर वो तीनों मिल गए एक्सेप्ट चाइना जो वाइस है वो ही एक सेविंग ग्रेव्स है हमारा, सही। वो बचा सकता है। अगर वो चाइना ने भी हाथ उठा लिया तो फिर तो दिल भी अगर एफएटीएफ का नहीं हुआ तो फिर ये आईएमएफ भी नहीं होगा। तो ये बहुत ही वो जो प्रायर एक्शंस उन्होंने लिखे हैं जी, जी, इसमें, उसमें इस्तफा वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वो आईएमएफ की actions हैं, आईएमएफ की जो प्रेस रिलीज रिलीज में है ये बात। तो यानी काफ़ी यानी वल्नरेबिलिटीज़ पाकिस्तान की ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं, इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज़ यानी कमज़ोरियाँ। वो आईएमएफ की जो कंडीशनैलिटीज़ हैं हमेशा यही हुआ है कि एटलीस्ट 2-3 साल जो है ना, मिसाल के तौर पे आईएमएफ क्यों कहता है ये ऑस्टेरिटी का, वो कहता है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए आपको ऑस्टेरिटी करनी पड़ेगी और इन द लॉन्गर रन आपकी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन जैसे कीन्स ने कहा था, इन द लॉन्गर रन एवरीबडी इज़ डेड। तो ये पॉसिबल नहीं है। इन्हें अक्सर हमने ये देखा कि पहला ट्रांच हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम कहते हैं कि हम आगे नहीं जाते, इसलिए पाकिस्तान पे नाम पड़ गया था वन ट्रांच। एक और एक एस्पेक्ट है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर फ्यूडल एरिस्टोक्रेसी है वो बिग बिजनेस, फौज, मल्टीनेशनल्स, MNAs, MPAs, ये सब मिलकर जो है ना दे मेक द रूलिंग एलीट।
और हुक्मरान उनका अशराफ काम शाह। पिछले 70 साल से दे प्लंडर, लीगलाइज प्लंडर करते हैं ये लोग। अच्छा, ये आईएमएफ की जो कंडीशनैलिटीज़ हैं वो इसको ब्रेक करने के लिए होती हैं। तो जब इनके हाथ में रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, पॉलिसी बनाना इनके हाथ में है, तो ये फिर फेल करते हैं आईएमएफ को, और मुस्तकिल कंसिस्टेंटली फेल करते चले आ रहे हैं। जैसे कि टैक्स बेस को एक्सपैंड करने वाली बात, तो टैक्स बेस को एक्सपैंड करने का मतलब तो यही हुआ ना कि गरीब आदमी से तो आप टैक्स ले भी नहीं सकते, है नहीं उसके पास, तो मैंने जो दौलतमंद है उसी से लेंगे। लेकिन जो दौलतमंद जो है वो कंट्रोल कर रहा है आपकी पॉलिसीज़ को, तो वो अपनी प्रॉफिट में से लॉस क्यों करवाएगा आईएमएफ की कंडीशनैलिटी एक्सेप्ट करके। तो इसीलिए मुस्तकिल जो फेलियर हुआ है आईएमएफ का पाकिस्तान जैसे ममालिक में, वो इस वजह से हुआ कि उनकी जो रूलिंग एलीट है जो कैप्चर कर लेती है स्टेट को, वो प्लंडर करती रहती है, और वो उस प्लंडर को जो है ना उसमें वो इन्हें रोकने की इन्हें उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहती वो। यानी जो कहते हैं ना कि अगर आईएमएफ की रिफॉर्म्स मैंने किसी मुल्क में इम्प्लीमेंट होते हैं तो गरीब आदमी जो है ना उस पर हार्डशिप आती है। लेकिन दूसरा जो फेज़ होता है उसका रिफॉर्म्स का, उसमें अमीर आदमी को भी शेयर करना पड़ता है हार्डशिप में। अमीर जो है ना इसके लिए तैयार नहीं होता। तो अब इस वक्त जो सूरत हाल डेवलप हो रही है पाकिस्तान के अवाम के लिए, तो एक तरह से मुश्किल दिन जो है वो आ रहे हैं, तो उसमें फिर आम लोग क्या करें, सियासी जमातें क्या करें, किस तरीके से मतलब वो इस हाँ नहीं, इसके सोल्यूशन तो ढूंढना ही पड़ेगा। ऐसे तो नहीं हो सकता कि भाई आप वो बता देंगे भाई ये मसाइल हैं, मसाइल का सोल्यूशन भी ढूंढना पड़ेगा। इसमें सियासी जो जमातें हैं, खासकर पीएमएलएन और पीपीपी, इनके पास तजुर्बा है, ये गुजर चुके हैं सारी चीज़ों से। तो उनका जो टास्क होगा ये कि वो फर्दर डिस्टेबलाइज न करें, यानी वो ये ना करें कि अभी मौका अच्छा है तो लेट्स स्टॉप दिस गवर्नमेंट, हाँ, तो वो ना करें। अच्छा, इन्हें इस सिचुएशन में दे शुड रिमेन आउट ऑफ दिस फॉर। हो सकता है कि इनको चाहिए कि सिचुएशन में मदद भी कर दें गवर्नमेंट ऑफ द डे को। अच्छा, जैसे कल उन्होंने जो अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल हाँ, अमेंडमेंट जो आई थी 26वीं आईनी 26 तरमीम में, जो कि साबिक फाटा हाँ, के हाँ, लिए जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की हाँ, नशस्तें और बढ़ाई फिर गई जब हिंदुस्तान ने हमला किया था पाकिस्तान पे, उस वक्त भी फरवरी में। हाँ अपोजिशन वाज वन विद द गवर्नमेंट। तो ये ऑलमोस्ट इस वक्त भी सिचुएशन वही है, यानी हम एक किस्म की एग्जिस्टेंशियल इमरजेंसी में। तो मैंने पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी चाहिए कि वो अगर मदद नहीं कर सकते तो उसको सूरत हाल को मज़ीद ख़राब ना करें। करें। और दूसरी बात यह है कि इन्हें असल बात जो है ना वो है इस्टेब्लिशमेंट की। वो इस्टेब्लिशमेंट जो है ना उनकी जो 70 साल की जो उनके जहन में ओमनी पोटेंस अपनी है, वो एक्स्ट्रा पेट्रियोटिक जो बनते हैं वो उसको ज़रा सा वो रिविज़िट करें। और ये जो हिंदुस्तान के साथ जो इनके इकोनॉमिक अरेंजमेंट है ना उसको रिवाइव करने की कोशिश करें। अफ़गानिस्तान के साथ हिंदुस्तान को वो जो पैसेज दे दें हिंदुस्तान को टू गो टू अफ़गानिस्तान थ्रू पाकिस्तान, एंड उसके बाद सेंट्रल एशिया जाए, तो हो सकता है कि हिंदुस्तान उसके एवज़ में अपनी जो ये इस वक्त की जो मुखासमाना जो हॉस्टिलिटी है और कश्मीर की जो पॉलिसी है उसकी, हो सकता है कि वो उसमें कोई कमी करे। अच्छा, यानी उससे हमारा बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, और अफ़गानिस्तान से जो हमें प्रेशर आ रहा है वो कम हो जाएगा, और फिर हमारी इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगी, क्योंकि सिपेक की तो चलती रहेगी। सिपेक इज़ वन सेविंग ग्रेस अगेन। अगर सिपेक में कोई रखना ना डाले, कोई चलते रहे, तो हमारी इकॉनमी जो है ना उससे देयर इज़ ए विंडो देयर, उससे कुछ फ़ायदा हमको हो जाएगा। अगर हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान को हम कॉरिडोर दे दें तो उससे और इन्हें इसमें इस विंडो में और ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो एक तो ये काम कर सकते हैं, और लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को और फ़ौज को जो है ना रीथिंकिंग करनी पड़ेगी। अभी हम देखेंगे कि 23 मई को जब वोट काउंट होते हैं भारत में, तो उसके नतीजे में कौन सी हुकूमत आती है, और फिर हम किस तरीके की पॉलिसीज़
और कैसी इंगेजमेंट उनके साथ जी। बनाते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका पता नहीं है। और फिर ख़ुद IMF का जो मुआहदा है उस हवाले से भी जब उनके बोर्ड ने अप्रूवल दे दी, और जैसा कि असद उमर कह रहे हैं कि जी हम इसकी तमाम तफसीलात पार्लिमान में लाएंगे, तो फिर हम मज़ीद इस हवाले से बात कर सकेंगे। आज IMF प्रोग्राम 22वां प्रोग्राम, उस हवाले से हमारी गुफ्तगू यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तानी अवाम पर जो आने वाली मुश्किलात हैं उस हवाले से मज़ीद आपको हम आगाह करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।